वैसे आजकल एक घटनाक्रम बिहार में भी बहुत जबरदस्त हुआ है और हम आजकल उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। आपने एक वीडियो अपने चैनल के लिए उस पर बनाया और आपका ये कहना है कि ये कोई बड़ा घटनाक्रम नहीं है, नीतीश कुमार तो पाला बदलते ही रहते हैं। जबकि मैं मानता हूं कि इंडिया जो गठबंधन बन रहा था उसको तो तार तार करके रख दिया। 2024 में जो लड़ाई लग रही थी कि होगी, वो तो खत्म हो गई है। अब बात करते हैं आज की एक बड़ी घटना की जो साउथ सूडान से सामने आई है। बताया जा रहा है दो ग्रुप आपस में भिड़ गए, 52 लोग मर गए और मरने वालों में दो शांति सेना के जवान भी हैं। क्या है पूरा घटनाक्रम और क्यों है यहाँ पे इतनी टेंशन? और एक दिलचस्प पहलू जो इसमें उभर के आया है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार देखने को मिल रहा है कि जापान, जर्मनी और इटली वो भी बैन लगाने में एक साथ आ गए। इसे कैसे देखते हैं आप? कमेंट किया है वैसे कि हो सकता है यहां से और लोगों को नौकरी पे भेजना हो, क्योंकि 2 करोड़ नौकरी का खुद तो वादा पूरा कर नहीं पाए, इसराइल भेजकर हो सकता है कुछ लोगों को नौकरी दिलवा रहे हो। जी खैर, जी। ब्लिंकन की तरफ चलते हैं। ब्लिंकन ने बड़ा कमाल का बयान दिया साहब। उन्होंने कहा कि 1973 से भी खतरनाक हालात हैं इस वक्त इसराइल और फिलिस्तीन के बीच। तो 1973 में क्या हालात थे जिनसे तुलना आज ब्लिंकन कर रहा है, और क्या ब्लिंकन की जबान पर सच है? धाकड़ खबर, बेखौफसुमा, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल का, जी हां, वैश्विक हलचल का ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गए हैं और आज फोकस करने जा रहे हैं कुछ खास खबरों पर, क्योंकि अमेरिका ने ईरान से लड़ने से इनकार कर दिया, यानी कि ईरान पर हमला करने से इनकार कर दिया है। और यूएनआरडब्ल्यूए को लेकर वो देश जो दूसरे विश्व युद्ध में आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, वो भी साथ आ गए हैं। तो क्या गाजा को बर्बाद करने के लिए, गाजा के लोगों को भूखा मारने के लिए तमाम संस्कारी टाइप के जो देश हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं? कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देखा और समझा जा सकता है, हर पहलू को कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं कृष्णकांत जी, यानी के जी। भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर अपनी पैनी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। शुरुआत करते हैं सवालों के साथ और चलते हैं अपने पड़ोसी देशों की तरफ। मालदीव में बड़ा बवाल मचा हुआ है। पहले संसद के अंदर जूतम पैदार हो गया और अब खबर चल रही है कि वहां की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है और उससे पहले वहां पर हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया है। कैसे देखते हैं इस घटनाक्रम को? सबसे पहले तो ये बताऊं कि जनप्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार, जिसके लिए भारत में 75 से 77 तक जेपी के नेतृत्व में काफी लंबा आंदोलन चला था। 2013-14 में भी इसकी कोशिश की गई थी, लेकिन दुनिया में कहीं किसी को प्राप्त नहीं है। कोशिश करते रहते हैं, तो इसका मैं समर्थन करता हूं। दूसरे, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बदल गई मालदीव में कि इसकी जरूरत पड़ी। हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, अभी राष्ट्रपति भी तुरंत चुने गए हैं, लेकिन वहां पे खींचातानी साफ दिख रहा है। जो भारतीय समर्थक लोग हैं, जो चीनी समर्थक लोग हैं, और इसी के बीच लड़ाई चल रहा है। कुछ खास इसका लेना देना नहीं है जहां तक वास्तविक उनके देश की स्वतंत्रता या विकास की बात है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यानी इतनी बड़ी खबर नहीं है। अब रुख करते हैं पाकिस्तान का। हमने पाकिस्तान को सर पूरी तरह छोड़ दिया है। 8 फरवरी को वहां पे चुनाव होने जा रहा है। जबरदस्त तरीके से चुनाव देखने को मिल रहा है। हम उस पर कोई चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। थोड़ी सी आज बातचीत हो जाए, क्या कहते हैं आप? जी हाँ, पाकिस्तान पे तो हमने छोड़ रखी है, और पाकिस्तान को कहें तो स्वतंत्रता के बाद से कुछ समय छोड़ दें तो वहां के फौज का शासन बदलते हुए परिस्थिति के हिसाब से दूसरे लोग आए, नए आए, बीच में चुनाव हुआ, नहीं हुआ। 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ, फिर घटनाएं घटी। हाल फिलहाल में वहां की कुछ प्रजातांत्रिक जड़ें मजबूत हुई हैं, कुछ हद तक, पूरी तरह से नहीं। और उसमें भी इन लोगों ने इमरान खान को जिस तरीके से हटाया वो सही नहीं था। लेकिन इस चुनाव में बड़ा जबरदस्त होगा, क्योंकि अमेरिकी हाथ और उंगल उसमें बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। चीनी और विदेशी ताकतों के खिलाफ उनकी कोशिश है कि वो उनकी तरफ लाएं। जहां पाकिस्तान के पक्ष में ईरान आ रहा है और उसकी पूरी कोशिश है कि पहले की स्थिति को बरकरार रखा जाए। और इस स्थिति में जनता के ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ता है। एक खबर यह भी है कि अमेरिका की तरफ से करोड़ों डॉलर के उधर मदद आ रहे हैं अभी की जो सत्तासीन पार्टी उनके लिए, ताकि वो जीत जाए, जनता में पूरी तरह प्रचार करें और चीन और भारत, चीन से दूर हो, ईरान से दूर हो। जी
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक घटनाक्रम को ना एक तरीके से नहीं देखा जा सकता, बहुत सारे तरीके से उसको देखना समझना पड़ता है। वैसे आजकल एक घटनाक्रम बिहार में भी बहुत जबरदस्त हुआ है और हम आजकल उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। आपने एक वीडियो अपने चैनल के लिए उस पर बनाया और आपका ये कहना है कि ये कोई बड़ा घटनाक्रम नहीं है, नीतीश कुमार तो पाला बदलते ही रहते हैं। जबकि मैं मानता हूं कि इंडिया जो गठबंधन बन रहा था उसको तो तार तार करके रख दिया। 2024 में जो लड़ाई लग रही थी कि होगी, वो तो खत्म हो गई है। जहां तक पूंजीवादी व्यवस्था है उसके कई चेहरे हैं, एक पक्ष और विपक्ष। तो यह विपक्ष के लिए यानी आईएनडीआई के लिए बहुत बड़ी घटना है, जहां नीतीश कुमार को भी प्रोजेक्ट किया जा रहा था अगले प्राइम मिनिस्टर के लिए या कम से कम इस इंडिया के लीडर बनने के लिए, और वही खुद निकल के बाहर भाग गए। यानी इससे बड़ी घटना हो सकती थी कि राहुल गांधी खुद छोड़ के भाजपा में चले जाए उस हिसाब से। लेकिन जहां तक जनता की बात है, पूरे देश की बात है, एक मास मूवमेंट की बात है, वहां पे नीतीश कुमार तो अब पर्यायवाची बन रहे हैं रंग बदलने की कला में। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो बन चुके हैं, उनका नाम लेना ही काफी है। और यह एक मजाक बन चुका है, आया राम गया राम पलटू राम जो भी कह दे, उस हिसाब से यह बिल्कुल महत्व का बिल्कुल नहीं है, लेकिन कोई खास महत्व का नहीं है पूरे देश की राजनीति में। हाँ, एक चीज और भी है कि भाजपा आरएसएस को यह साफ दिख रहा है कि केवल राम मंदिर उनके लिए पूरा नहीं है 2024 को जीतने के लिए। इसलिए अब एनडीए में, सॉरी माफ कीजिएगा, इंडिया में आईएनडीआई में सेल लगाना जारी है और उसमें ईडी सीबीआई वगैरह का भी इस्तेमाल पूरी तरह कर रहे हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जनमत विचार बनाना, लोगों के अंदर एक चेतना पैदा करना, यही इस वक्त 2024 में सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई की हथियार बन सकता है। अब अगली खबर का रुख करते हैं। कल खबर आई सर बेल्जियम से, तस्वीरें जो हैं बहुत ही चिंता करने वाली हैं। फ्रांस से, वहां पर किसानों के साथ टैक्सी वाले भी मिल गए और उन्होंने बड़े बड़े हाईवे वहां के जाम करके रख दिए। क्या है मामला, क्यों विरोध हो रहा है और क्या डिमांड है इनकी? मेरे तरफ से पूर्ण समर्थन, और भारतीय जनता की तरफ से भी, भले हम सड़कों पर नहीं आ पा रहे हैं। दूसरा है जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम वगैरह, लिथुनिया और इसके बहुत सारे देशों के मैंने नाम गिनाए थे। कम से कम 50-60% यूरोपियन यूनियन में यह नजर आ रहा है। किसान ही नहीं है, मजदूर भी आ रहे हैं, हालांकि ट्रेड यूनियन अभी तक नहीं आए हैं। वर्कर्स पार्टी के जितने भी हिमायती करने वाले पॉलिटिकल पार्टीज है वो अभी खुलेआम रूप से सामने नहीं आए हैं, लेकिन उनकी जबरदस्त आंदोलन चल रही है और सरकार को ठप करने की उनकी कोशिश है। यह पेरिस में भी हुआ, जर्मनी के राजधानी में भी हो रहा है। और ट्रैक्टर का जिस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं वहां के किसान, हमारे किसानों ने भी किया था, और पिछले बार भी हमने कहा था कि उनमें गोला बारूद छोड़ दें तो वह बड़ा जबरदस्त हथियार है उनके लिए। यदि मजदूर वर्ग इनके साथ आ जाए तो पूरी सत्ता को पलटने के लिए काफी है। और इनका मांग है कि जो फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहा है इनके देशों में, पूरे यूरोपियन यूनियन में, उससे राहत मिली जाए। यानी सरकार इनके ऊपर टैक्स लगाने के बजाय पूंजीपतियों पर लगाए। हालांकि क्या यूरोपियन यूनियन के देश कर पा रहे हैं? मुझे लगता नहीं कर पाएंगे। और दूसरा बड़ी मांग जिसको मैं चर्चा कर चुका हूं कि यूक्रेन से जो सस्ते अनाज आ रहे हैं उसको बंद किया जाए। और एक और मांग, एक नया मैंने देखा है, ब्यूरोक्रेसी जो है उसको खत्म किया जाए, जो कि संभव नहीं है, पूंजीवाद ब्यूरोक्रेसी पे ही टिका हुआ है। जी मतलब आंदोलन हमारे यहाँ भी हुआ है, किसानों का पूरी दुनिया में भी हो रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि हर किसी को अब अलग कर दिया है। मजदूर अलग हो गया है, किसान अलग हुआ है, बल्कि किसान भी कई पार्टियों का किसान बन गया है। कोई भाजपा का किसान है, कोई कांग्रेस का, कोई वामपंथियों का किसान है। खैर आगे चलते हैं। खबर है चीन और अमेरिका के हवाले से। ये लोग काउंटर जो नारकोटिक्स ग्रुप है इनका, उसके नाम पे एक मीटिंग करने जा रहे हैं। यानी दोनों अब ज्यादा करीब आने की कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे। जहां तक नारकोटिक्स की बात हो, तो बहाना है इनको मीटिंग करना है। चीन की विदेश नीति में, खासकर जब यूक्रेन में युद्ध चल रहा है और अभी यहां पे मिडिल ईस्ट में पूरा भड़क रहा है, उसकी कोशिश है कि चीन को न्यूट्रल रखा जाए। और न्यूट्रल की जो विदेश नीति है और उसके देश के अंदर की नीति है वही है कि न्यूट्रल रहे, ताकि उसकी पूंजी का विस्तार होता रहे। यानी दोनों एक दूसरे की पीठ खुजला रहे हैं, एक दूसरे से खुश हैं। उनकी दोनों की विदेश नीति तकरीबन एक जैसी, केवल इसको छोड़ के कि विश्व के बाजार में अपनी अपनी सत्ता बढ़ाना चाहते हैं, अपना लूट को बढ़ाना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो एक दूसरे के साथ मिलकर चल रहे हैं। नारकोटिक्स जहां तक रोकने की बात है, एक बहाना है।
जी। बिल्कुल आपने सही कहा कि एक दूसरे की कमर खुजला रहे हैं। अब बात करते हैं आज की एक बड़ी घटना की जो साउथ सूडान से सामने आई है। बताया जा रहा दो ग्रुप आपस में भिड़ गए, 52 लोग मर गए और मरने वालों में दो शांति सेना के जवान भी हैं। क्या है पूरा घटनाक्रम और क्यों है यहाँ पे इतनी टेंशन? यहाँ पे शुरुआती दौर से ही अमेरिकी साम्राज्यवाद और उसके पहले फ्रांसीसी साम्राज्यवाद की जो कोशिश थी, सूडान को उन्होंने बंटवा दिया, सूडान और साउथ सूडान में। इनके बीच में एक जगह है अब यही, जहाँ पे यूएनओ के पीस कीपिंग फोर्सेस भी हैं जिनकी आपने चर्चा की, और उसमें तेल का बड़ा भंडार है। तेल का भंडार हो, लड़ाई ना हो, ये कैसे हो सकता है, चाहे सीरिया हो चाहे अरब कंट्रीज हो। और इसके चक्कर में अब यही के जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव है साउथ सूडान का, उसका दावा है कि उसका कब्जा होना चाहिए, उसने अपनी सेना भेज दिया है। पिछले ही साल आई थिंक अप्रैल के आसपास से भेजा था, और उसके बाद से चल रहा है। और यह जो लड़ाई है निश्चित रूप से अमेरिकी देखरेख में हुआ है या फ्रांसीसी देखरेख में हो सकता है, और साउथ सूडान से वहां गए हैं। और यह 2021 के बाद से जबरदस्त लड़ाई है जिसमें दो जवान सहित 52 लोगों की मारे जाने की खबर है। घायल तो बहुत ज्यादा ही हुए होंगे। और यूएन इंटरिम सिक्योरिटी फोर्सेस चुपचाप देखती रही है, उसे करने की कोई ताकत नहीं रही है। और वही फिर सम आते हैं कि जब तक अमेरिकी साम्राज्यवाद जिंदा है तब तक आम जनता मुर्दाबाद है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब तक अमेरिकी साम्राज्यवाद जिंदा रहेगा तब तक ऐसे मामले होते रहेंगे, लोग ऐसे मरते रहेंगे। बात अमेरिका की हो रही है तो मैक्सिको के राष्ट्रपति के एक बयान का जिक्र कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि सीमा बंद करना, बॉर्डर बंद करना अलोकतांत्रिक है। टेक्सास अपने आप में पूरे दुनिया भर में ट्रेंड कर रहा है, सोशल मीडिया पे भी, जो एक वहां का प्रोविंस या स्टेट है मेक्सिको के सीमा से मिलते हुए। और टेक्सास में बाइडेन की सत्ता नहीं है, केंद्र में भली हो, स्टेट में वहां पे ट्रंप की पार्टी की सत्ता है। और उन्होंने बाड़ा लगा दिया है नुकीला, जबरदस्त। यूएस सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद वो बाड़ा नहीं हटा रहे हैं। अमेरिकी गार्ड्स पहुंचे, उसको टेक्सास से गार्ड ने भगा दिया। 25 से 30 दूसरे स्टेट जहां बाइडेन के विपक्षी की सरकार है, वो भी कहते हैं कि हम भी अपना भेज दे रहे हैं, और कुछ भी हो जाए हम मेक्सिको से रिफ्यूजीज को, शरणार्थी को नहीं आने देंगे। लेकिन सवाल है कि आखिर ये शरणार्थी क्यों आ रहे हैं। पहला यह कि मेक्सिको अपने लोगों की देखभाल करने में असमर्थ है, जो भी कारण हो। लेकिन उसमें से एक मुख्य मुद्दा है, हमारे श्रोताओं को जानना चाहिए, क्लाइमेट। यानी क्लाइमेट इस तरह से बदल रहा है कि किसानों की जमीन जो है सो बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं, उसमें उपज करने लायक नहीं रह गए। वो हजारों की संख्या में अमेरिका की तरफ जा रहे हैं, वह युद्ध नहीं कर रहे हैं। और उस हिसाब से यदि मेक्सिको के मुख्य यह कहते हैं कि यह अलोकतांत्रिक है, इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, तो मैं उनका समर्थन करता हूं। लेकिन साथ साथ मुख्य मुद्दा फिर वहीं आता है, अमेरिकी साम्राज्यवाद जिसने पूरी दुनिया को बर्बाद कर रखा है। एक वहां के ग्राहम हैं, उन्होंने कहा है कि अमेरिका की जरूरत है कि पूरे विश्व भर में जो अमेरिका का विरोध कर रहे हैं वह हम लोग बमबारी करें। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप चलिए गाजा से जुड़ी खबरों की तरफ चलते हैं और सबसे पहले आपके सामने रखते हैं यूएनआरडब्ल्यू का हाल। लगातार अमेरिका के बाद बहुत सारे देश यूएनआरडब्ल्यू की फंडिंग बंद करते जा रहे हैं। और एक दिलचस्प पहलू जो इसमें उभर के आया है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार देखने को मिल रहा है कि जापान, जर्मनी और इटली वो भी बैन लगाने में एक साथ आ गए। इसे कैसे देखते हैं आप? जापान, जर्मनी, इटली, यह सही में यह संयोग तो खैर नहीं है। वैसे दूसरे विश्व युद्ध के पहले भी जब जर्मनी ने यूएसएसआर पर आक्रमण किया था, कई वर्षों तक यूएसए और जर्मनी नहीं, इंग्लैंड और फ्रांस ये चुपचाप देखते रहते। हालांकि फ्रांस ध्वस्त हो चुका था, ये चुपचाप तब तक देखते रहे जब तक यूएसएसआर ने पलटी नहीं कर दी, रेड आर्मी ने जर्मन को हराना नहीं शुरू किया। ये चाहते थे कि यूएसएसआर बर्बाद हो जाए, और अंतिम एक वर्ष में आ गए क्योंकि उनको लगा कि तो यूएसएसआर कब्जा कर लेगा। अब हालत वही है। इनका मुद्दा, इनका मक्का मदीना कहीं ना कहीं यदि चीन पर नहीं टिकता है, नहीं होता है, यूरोपियन यूनियन को तो इन्होंने अपने में कैप्चर कर ही लिया है, रशिया में हराना है। और वह जार के समय से चल रहा है, वो किसी न किसी तरह से वहां घुस नहीं पा रहे। और इनका आर्म इंडस्ट्रीज अमेरिका के अधीन में, तेल का खजाना मिडिल ईस्ट में और रशिया में भी भारी मात्रा में है। यदि रशिया को तोड़ देते हैं, यदि आज हरा देते हैं सही में, तो फिर यूएसए और इन लोगों को, जापान भी जिनका चमचा है, जहां की वही एक देश है कि
2 न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए जा चुके हैं और उसके पिछलग्गू बन गए हैं अमेरिका के। इटली की भी वही दुर्दशा हुई थी, जर्मनी की वही दुर्दशा हुई थी, और ये लोग फिर से पिछलग्गू बन रहे हैं। इनको यह नहीं पता है कि आज रशिया के हारने का मतलब है कि केवल उन्हीं की बर्बादी नहीं होगी, पूरे विश्व की बर्बादी भी उसमें निश्चित रूप से तय है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो कुल मिला के आप ये बताना चाह रहे हैं कि गाजा के लोगों से इनकी दुश्मनी नहीं है, उनको ये भूखा नहीं मारना चाहते हैं यूएनआरडब्ल्यू की फंडिंग बंद करके, ये रसिया को चोट पहुंचाना चाहते हैं। रशिया मुख्य दुश्मन है, और गाजा की जहां तक है उनका एक पोस्ट है मिडिल ईस्ट के लिए, वहीं तक है जहां की इजराइल महत्वपूर्ण, इसमें संदेह नहीं है। और गाजा मतलब कि पूरे मिडिल ईस्ट का है, लेकिन रशिया मतलब पूरे विश्व का है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब इसी से जुड़ी हुई खबर आपके सामने और रखते हैं। जब ये खबर फैली कि तमाम देश यूएनआरडब्ल्यू की फंडिंग बंद कर रहे हैं, तो लोगों ने क्राउड फंडिंग शुरू कर दी। इंग्लैंड के बैंक जो कह रहे हैं कि भाई साहब यूएनआरडब्ल्यू के लिए पैसा नहीं जमा करने देंगे हम अपने यहां पर। वो नहीं करने देंगे, यह बात सही है। वो हर तरीके से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और इंग्लैंड की बैंक ऐसा कह रहा है। तो अरब देश के वो लोग जो अमेरिका के साथ हैं, उनके भी पैसे, बैंक ऑफ इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, जहां तक लगे हुए, उसको भी फ्रीज किया जा सकता है या उसमें दिक्कतें पैदा की जा सकती है। और इससे नजर आ रहा है कि यह साम्राज्यवाद की पहुंच कहां कहां तक नहीं है। एक उदाहरण के लिए कि हमारे घरों के सामने जो मछलियां या ठेले वाले सब्जी बेचने आते थे, उसको आज रिलायंस कंपनी ने हड़प लिया है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन इसी सवाल को आगे बढ़ाते हैं। अरब देशों के पास तो इतना खजाना है, पैसा है, चलो भाई तुम उनके साथ लड़ नहीं सकते फिलिस्तीन के लोगों के साथ मिलकर, उनको हथियार नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम पैसे से, खाने पीने से, इससे तो मदद कर सकते हो ना उनकी। बिल्कुल कर सकते हैं, और खासकर जब वर्ल्ड बैंक आईसीजे का आदेश हुआ उसके बाद भी यह तैयार नहीं हो रहे हैं, उसके आदेश को खारिज कर ही दिया। हालांकि उसका असर नजर आ रहा है पूरे विश्व भर में, विपक्षी दल हो या जनता के बीच में हो। लेकिन इनके नजर में इंसान इंसान नहीं है, वह एक मजदूर है जो श्रम शक्ति को देकर कुछ नया धन बना सकता है, और वही एकमात्र आधार है जिसको वो बर्बाद करें। इनकी मजबूरी है कि उनको जिंदा रखे, उन्हें तो उनको खत्म कर चुके रहते हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इनकी मजबूरी है, क्योंकि इनको मजदूर भी तो चाहिए ना जी। अब रुख करते हैं ईरान का। कल जॉन कैरबी ने दो बातें कही। पहली बात तो बड़ी मुझे दिलचस्प लगी, उन्होंने कहा जो हमारे ऊपर ड्रोन हमला हुआ है ना जॉर्डन में, हम समझ ही नहीं पाए, हमें लगा ये तो हमारा ही ड्रोन हमारे पास वापिस आ रहा है, लेकिन वो दुश्मनों का था। एक लाइन तो ये। दूसरा उन्होंने कहा कि हम ईरान पर हमला नहीं करेंगे, हालांकि हम जानते हैं कि जो ये ड्रोन हमला हुआ है ये ईरान समर्थित ग्रुप्स ने किया। इन दोनों चीजों को आप कैसे देखते हैं? यह अपनी बगले झांक रहे हैं, शायद मैंने मुहावरा सही ना कहा हो, मतलब कि अपनी मुंह ढकने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के बारे में थोड़ा सा बताऊं, यदि अमेरिका युद्ध करता है तो ईरान की जो ताकत है, वहां तकरीबन 3 लाख से अधिक फौज है, आईआरजीसी है। और जहां तक अमेरिका की बात है, वैसे ईरान की यह ताकत पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी है, पूरे विश्व भर में उसका 7वां पोजीशन बनता है। और अमेरिका के 50,000 सैनिक ईरान के इर्द गिर्द जो घेरा लगा के बैठे हैं और मिडिल ईस्ट में बैठे हुए हैं, वह बिखरे हुए हैं। उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम हर जगह नहीं है, और ईरान के पास हजारों बैलिस्टिक मिसाइल से, प्रिसीजन बैलिस्टिक मिसाइल से यदि युद्ध हो जाए तो ये 50,000 में से कितने बचेंगे 2-3 दिन के अंदर में कहना बड़ा मुश्किल है। दूसरे, इस यदि युद्ध हो जाता है तो यूरोपियन यूनियन जो अभी भी वहां के तेल पर आधारित है, उसका क्या होगा? तेल का आवाजाही तो बंद ही हो जाएगा, दाम भयानक हो जाएगा। अभी तो केवल किसान ही नजर आ रहे हैं, कुछ ट्रक ड्राइवर या टैक्सी ड्राइवर आ रहे हैं। उसके बाद क्या होगा? क्या यूएसए इस युद्ध को झेल पाएगा? हालांकि इजराइल बहुत खुश हो रहा है, इसमें संदेह नहीं है। यूके भी चाह रहा है बिना सोचे हुए। यूके की भी इतनी मिलिट्री पावर नहीं, 1.25 लाख है जैसा आपने पिछले बार कहा था। जी तो उसके बाद से ईरान के खिलाफ लड़ना अभी के हालत में, और साथ साथ यह भी कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम है कि नहीं, या अभी तक जहां न्यूज में आता है कि वह थ्रेशोल्ड पे तो बनाने में टाइम लगेगा। वैसे में इजराइल जरूर चाहे कि युद्ध हो जाए ताकि उसको बनाने की जो कोशिश है उसको हम रोक दें, लेकिन ऑलरेडी होगा तब क्या होगा? तब क्या अमेरिकी, इंग्लैंड और ये लोग बच पाएंगे? क्या उसमें रशिया नहीं कूद जाएगा? मजबूरन चाइना नहीं आएगा? यह बड़ी भयानक स्थिति है, और अमेरिका इस चीज को समझ रहा है, और जहां डायरेक्ट युद्ध में नहीं फंसना चाह रहा है, वहां धमकी देकर इस तरह की वाहियात बातें कर रहा है। जी
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो कह रहा है कि हम इसका माकूल जवाब देंगे, देखा जाएगा जब माकूल जवाब दिया जाएगा। एक बड़ी दिलचस्प खबर आई है सऊदी अरब से। कहा गया है कि सीसीटीवी फुटेज, यानी कि सीसीटीवी कैमरों की जो रिकॉर्डिंग है, अगर उसको सार्वजनिक कर दिया तो ये एक अपराध होगा और 20,000 रियाल का जुर्माना वसूला जाएगा। आपने पहले इसकी कहा था ना कि दुनिया भर में जहां तक सोशल मीडिया और मीडिया की बात है, सऊदी अरेबिया कहीं से भी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। ना औरतों की आज़ादी है, ना वहां के मजदूरों की आज़ादी है, ना विपक्ष की आज़ादी है, ना ही जर्नलिज्म की आज़ादी है। तो एक भद्दा मजाक है एक्चुअली। उनको इस तरह की चीजें कानून नहीं बनाना चाहिए। ऐसे ही सारा कंट्रोल करा हुआ है, ये कानून बना के अपनी जग हंसाई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं जी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फोन पर ट्रिंग ट्रिंग करके बात की है इजराइल के विदेश मंत्री से और बताया है भारत के विचारों के बारे में और अवगत कराया है भारत के हितों से। पहली बात यह है कि उन्होंने ये बातचीत की, क्या इजराइल के विदेश मंत्री को नहीं पता था कि भारत की स्थिति क्या है? दूसरी, इन्होंने बात की, बहुत करते रहते हैं, तो हमें बताने की क्या जरूरत थी, मीडिया में क्यों दिया? यानी अपनी जनता को दिखाना चाहते हैं कि भाई हम अभी भी इजराइल के साथ हैं, और पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम इजराइल के साथ हैं। भले ही ऊपर से हम न्यूट्रलिटी का ढोंग नहीं, बल्कि जरूरत है कि हम रूस से हम तेल लें, चीन से भी हमारा व्यापार बहुत आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान से भी व्यापार हमारा काफी जबरदस्त है, लेकिन फिर भी हम इजराइल के साथ हैं। और जहां तक उनको बताने की बात है, आपने पिछली बार भी कहा था कि मजदूर जा रहे हैं, इजराइल में मजदूरों की भारी कमी है। क्या ये तो बात नहीं कर रहे हैं कि जिस तरह से हमारे सैनिक कुवैत में गए थे, दूसरे जगह जा रहे हैं, यहाँ के भूतपूर्व ही सैनिक जो जवान हैं, जो कि मिलिट्री नॉलेज बहुत जबरदस्त है, हमारे भूतपूर्व सैनिक, इसमें बताऊं कि इसमें आपके रेड सी में फिर से भारतीय नौसैनिकों ने जी उन्होंने साउथ में बंधकों को, पाकिस्तानी बंधकों को छुड़ाया, जो पायरेट आए थे सोमालिया से। अभी कल ये आपने बड़ा दिलचस्प कमेंट किया है वैसे, कि हो सकता है यहां से और लोगों को नौकरी पे भेजना हो, क्योंकि 2 करोड़ नौकरी का खुद तो वादा पूरा कर नहीं पाए, इजराइल भेजकर हो सकता है कुछ लोगों को नौकरी दिलवा रहे हो। जी खैर, जी। ब्लिंकन की तरफ चलते हैं। ब्लिंकन ने बड़ा कमाल का बयान दिया साहब। उन्होंने कहा कि 1973 से भी खतरनाक हालात हैं इस वक्त इजराइल और फिलिस्तीन के बीच। तो 1973 में क्या हालात थे जिनसे तुलना आज ब्लिंकन कर रहा है, और क्या ब्लिंकन की जबान पर सच आ गया है? ब्लिंकन जहां तक 1973 या 71 उसकी बात कर रहे हैं, 1967 के बाद से दूसरा जबरदस्त लड़ाई था, जिसमें जॉर्डन सिविल वॉर भी कहते हैं, तकरीबन यह 10 दिन चला था, छुटमुट रूप से करीब 2 हफ्ते से अधिक तक चला था। और इन्होंने पैलेस्टीन में जो कब्जा कर रखा था उसको वापस रिकैप्चर करने की इन्होंने कोशिश की थी, जिसमें पीएलए भी शामिल था। और लेकिन जो ब्लिंकन कर रहे हैं वह इसकी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, वह यह कर रहे हैं कि यहूदियों के खिलाफ यह युद्ध था। जी, उनका इशारा इस तरफ है, और आज भी यहूदियों के खिलाफ हो रहा है। और यह यहूदियों के खिलाफ युद्ध को असल में उसको ढक किस चीज रहे हैं? जियोनिज्म को ढक रहे हैं। यह नहीं बता रहे हैं कि 67 के बाद से 50-60 साल से आपने फिलिस्तीन की जनता की जमीन को हड़प रखा है, वेस्ट बैंक हो, गजा हो, और जहां भी हो कर रखा है। और जहां नहीं भी हड़पा है वहां भी चारों तरफ से आपने नाकेबंदी कर दी है। उनको कोई अधिकार नहीं, उनको बच्चों को अभी भी मार रहे हैं। युद्ध की बात छोड़ दीजिए, युद्ध के दौरान उन्होंने 26-27 हजार मार, उसको छोड़ दीजिए। युद्ध के पहले 50-60 सालों से आप उनको मार रहे हैं, उनके कोई भी मतलब जानवरों की तरह ट्रीट कर रहे हैं, उनका कोई भी प्रजातांत्रिक अधिकार नहीं है, उसको आप खत्म कर रहे हैं। उनका जो टैक्स कलेक्शन होता आप हड़प के फिर उनको देते हैं। अजीबो गरीब कंट्रोल रख रखा है, इसकी बात ब्लिंकन नहीं करते हैं। और इसलिए ब्लिंकन यह दिखाना चाहते हैं कि आज ये हूतीस को छोड़िए, हमास और ये लोग हैं, यह लोग इजराइल के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, और बेचारा इजराइल देखिए ये बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल आपने सही कहा कि विक्टिम हैं, पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं यहूदी, जो लोग कत्लेआम कर रहे हैं वर्तमान समय में गाजा के अंदर। आईसीजे का जजमेंट भी आ चुका है, तो अब ये नई चाल चली जा रही है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और बहुत सारी चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।